नमस्कार विद्यार्थियों। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम एलटी पेडालॉजी की क्लास यहाँ पे ले रहे हैं। आगामी आने वाली जो 10 मार्च को आपकी परीक्षा है, उसके संदर्भ में हमारी पेडालॉजी की क्लासेज जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। आप सबका स्वागत है और आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं हमारे ऐप से। और बाकी के क्वेरीज के लिए आप हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारे ऑफिस के नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हम चिंतन के ऊपर बात करेंगे। चिंतन क्या होता है, सोचना क्या होता है करके। चिंतन या सोचना, इसको हम थिंकिंग भी बोलते हैं। थिंकिंग ये क्या होती है करके। देखिए, जो आपका सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में हम्म, और दिन नहीं हो रही थी सर, मैं आज देख रही हूँ, कोई बात नहीं। आज आप देखिए, क्लास अब रोज होगी आपके पूरे। मैंने कहा है, मैं आपकी जनवरी में पूरी सीपीडी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। पूरा भी जितना भी चाइल्ड साइकोलॉजी है आपका पूरा कर देंगे पूरे जनवरी के महीने में। देखिए, थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम जब किसी भी समस्या को देखते हैं तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, सोचना शुरू करते हैं। तो जब हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, कोई विचार उत्पन्न होता है। कोई भी अगर हम क्या देखेंगे, समस्या को देखेंगे, समस्या के देखने के बाद हमारे मन में क्या होगा, एक विचार उत्पन्न होता है। और उसी विचार के बाद हम क्या करते हैं, सोचना या चिंतन करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सोचना या चिंतन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो आपका सोचना और चिंतन करना है, उसका मतलब है कि कोई अगर आपके पास क्या आई, समस्या आई, समस्या के बाद जो है हम उसको क्या करते हैं, उसके समस्या के बाद हम उस पे क्या आता है, हमारे मन में कोई ना कोई विचार आता है, जिसके बाद हम उस विचार के बाद हम क्या करते हैं, सोचना और उस समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको पारिभाषिक रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे, किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए, किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम, चिंतन या सोचना कहते हैं। उसे चिंतन कहा जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर, जो आपका क्या होता है, जहाँ समस्या उत्पन्न नहीं होती है या कुछ होता नहीं है, क्या वहाँ चिंतन नहीं होता है? होता है। वो इस बात करेंगे आपका, वो किस प्रकार का चिंतन होता है। जब हम इसके प्रकारों की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं स्वप्निल आपका चिंतन, यानी कि स्वलीन चिंतन, जो अपने आप में क्या है, आदमी सोचता रहता है। अभी हम जब इसके प्रकारों की बात करेंगे तो तब वहां पे क्या करेंगे, इसके बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपका चिंतन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है करके। अब देखिए, जैसे कि आपका जो यूके ट्रिपल एससी है, परिभाषाएं भी पूछ रहा है, तो कुछ परिभाषाएं भी हम इसमें लिख देते हैं कि जो आपकी चिंतन और सोचने के लिए हैं। तो पहली परिभाषा है कागन तथा हेमेन की। लिखिए, जो परिभाषाएं हैं, परिभाषा। देखिए, पिछली बार परिभाषाएं भी पूछी गई थी, तो जरूरी नहीं है कि आपका शाब्दिक अर्थ ही पूछे, तो आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है। कागन और हेमैन
ठीक है। कागन और हेमन के अनुसार, कागन और जो हेमन है वो कहते हैं प्रति प्रतिमाओं प्रतीकों, प्रतिमाओं प्रतीकों, ठीक है, प्रतिमाओं प्रतीकों, कौमा, और संप्रत्ययों, ठीक है, प्रतिमाओं प्रतीकों और संप्रत्ययों, नियमों, ठीक है, प्रतिमाओं प्रतीकों और संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ, मध्यस्थ इकाइयों के गठजोड़ को चिंतन कहते हैं। इकाइयों के गठ गठजोड़ को चिंतन कहते हैं। देखिए एक ही चीज नहीं है, प्रतिमाएं हैं, प्रतीक हैं, संप्रत्यय हैं, नियम है, जितनी भी इसमें कॉन्सेप्ट हैं इनको मिलाकर जब हम क्या करते हैं, इनका गठजोड़ करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, आपका चिंतन बोला जाता है। ठीक है। रॉस ने भी एक परिभाषा दी है आपका। रॉस बहुत जाने माने आपके क्या हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये साइकोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो इन्होंने कहा कि चिंतन चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है, कि एक मानसिक प्रक्रिया है। ये किन्होंने कहा है, आपने रॉस ने कहा है, और कागन और हेमन ने कहा है जितने भी आपकी प्रतिमाएं हैं, प्रतीक है, संप्रत्यय हैं, नियम हैं, इन सबके मध्य जब क्या होगा, गठजोड़ होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा आपका, इसको बोला जाएगा आपका चिंतन बोला जाएगा। और रॉस ने क्या कहा कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक आपकी प्रक्रिया है करके। अब बात करते हैं, तो हमने ये सबसे पहले जब बात की, हमने आपको बताया कि जब चिंतन तब शुरू होगा जब क्या होगी, आपके पास कोई समस्या होगी, आप समस्या के लिए क्या करना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, और उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो उसी सोचने को आप क्या क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं चिंतनों के प्रकार के बारे में। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि कई कभार जो है, जो व्यक्ति है वो अपने आप भी क्या करते रहता है, सोचते रहता है, यानी कि खाली अपने मन में उसके कुछ ख्याल आते रहते हैं, कुछ कल्पनाएं आती हैं, कोरी कल्पनाएं जिसको कहा जाता है, उसका समस्या समाधान से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं देश का क्या होऊंगा, प्रधानमंत्री होऊंगा, तो मैं एक दिन में गरीबी क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ऐसे भी कई सारी चीजें हो सकती हैं जो अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग विचार क्या है, आ सकते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्वलीन चिंतन, पहला। ठीक है। स्वलीन चिंतन, स्वलीन चिंतन जो होता है अपने आप में ही होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये क्या है, कल्पना पर आधारित है। यह कल्पना पर आधारित है, कल्पना कुछ भी हो सकती है, कल्पना पर आधारित है। यह कल्पना पर आधारित, ठीक है, अपने मन में आप कुछ भी सोच सकते हैं, तो इसको बोलते हैं स्वलीन चिंतन, यानी कि आप कुछ भी कल्पना कीजिए और इसका जो है वास्तविकता से कोई भी नाता नहीं होता है, वास्तविकता से कोई भी, वास्ता लिख लीजिए, नाता लिख लीजिए, जो लिखना चाहते हैं, नाता नहीं होता है। ठीक है। वास्तविकता से कोई भी इसका क्या रहता है, मतलब नहीं रहता है। तो ये तो हो गया आपका स्वलीन चिंतन। कभी भी आप बैठे हैं या ऐसी कहीं पर लेटे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्वलीन चिंतन बोलते हैं। सर मैंने ल्यूसेंट की बुक ली है, इस बुक में एक दो ही टॉपिक है, संगीता कोहली।
एक एक और बुक है ना, जो उसमें क्या लिखा गया है आपका, जो एलटी के लिए भी विशेष तौर पर वो डिजाइन की गई है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जब आप बुक सेलर के पास जाएंगे ना, तो उससे पूछिएगा, ठीक। वैसे नहीं तो आप, मैंने कहा था कि पीडी पाठक की भी ले सकते हैं, अच्छी बुक है, भटनागर की अच्छी बुक है। आप उसमें उन बुकों को ले सकते हैं, तो उसमें भी काफी मैटर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वलीन चिंतन के बाद दूसरा जो चिंतन है, उसको यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। वास्तव में जिसे हम चिंतन की जो परिभाषा है, उसके अनुसार जो चिंतन होता है, जो वास्तविक रूप से जो चीजें आपको सोचनी चाहिए, जिसका क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं यथार्थ, रियल। ठीक है, यथार्थवादी चिंतन। ये वास्तव में समस्या समाधान करने के लिए ही होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका यथार्थवादी चिंतन कहते हैं, रियलिस्टिक आपका थिंकिंग। ठीक। स्वलीन चिंतन का मतलब ये है कि जो आप पूछ रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि सर आपके नोट्स काफी नहीं है क्या? बिल्कुल काफी हैं, अगर कुछ बच्चे लेना ही चाह रहे हैं तब उनके लिए है। ठीक है, हम तो कंप्लीट पढ़ा रहे हैं आपको, और उसके बावजूद भी अगर कोई लेना चाह रहा है बुक, तो आप वो ले सकते हैं, उनके लिए ये बात कही जा रही है कि आप अगर बुक लेना ही चाह रहे हैं तो पीडी पाठक की बहुत बढ़िया बुक है, और भटनागर की भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लेना ही चाह रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें जो आपका बीएड के दौरान भी आपने शायद किसी के पास रही होगी, तो वो भी आपके क्या आ जाएगी, काम आ जाएगी। तो ये आगे के एग्जाम है जो वहां पर भी आपका काम आएगा, तो इसलिए जो है आप ले सकते हैं। भटनागर करके 3R करके कहते हैं, भटनागर 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 करके। हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बच्चे हैं, तीनों ने मिलकर वो बुक लिखी है, तो बहुत अच्छी बुक है भटनागर की। दूसरी आपकी पीडी पाठक की बुक भी बहुत अच्छी है, दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। देखिए यथार्थवादी चिंतन, ये इसको मैंने कहा कि ये क्या है, वास्तविकता से संबंधित है, वास्तविकता से संबंधित है। वास्तविकता से संबंधित है। ठीक है, वास्तविक चिंतन यही है जो समस्या समाधान के लिए हम इसको करते हैं। अब इससे प्रश्न बहुत आता है आपका। इसमें दो प्रकार का चिंतन आपका देखने को मिलता है, एक अभिसारी चिंतन, एक अपसारी चिंतन। तो यथार्थवादी चिंतन आपका भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। हाँ बहुत है इतना, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि अगर आप इतना पढ़ते हैं तो हो जाएगा आपका। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप वो टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं आपकी मार्केट में, वो ले सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, ये जो ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इसके ऊपर से, तो अगर आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए सॉरी। यथार्थवादी चिंतन दो प्रकार का होता है। यथार्थवादी चिंतन, ठीक है, यथार्थवादी चिंतन दो प्रकार का होगा। एक जिसको हम कहते हैं अभिसारी चिंतन, और दूसरा है आपका अपसारी चिंतन। इससे बहुत प्रश्न आते हैं आपके, अभिसारी चिंतन और दूसरा है आपका अपसारी चिंतन। देखिए जो अभिसारी चिंतन है, इसको आपका कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं, और जो आपका अपसारी चिंतन है उसको आपका डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं। अब पहले बात करते हैं अभिसारी चिंतन के बारे में। अभिसारी चिंतन, देखिए जो अभिसारी चिंतन होता है, इसमें जो समस्या होती है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, या ये कह सकते हैं इसमें जो थिंकिंग होती है वो केवल एक बिंदु पर निश्चित होती है। ठीक, समस्या केवल एक बिंदु पर केंद्रित होती है, केंद्रित होती है। ठीक है,
यानी कि जो आपका सोचना होगा, थिंकिंग होगी, वो क्लोज्ड होगी, क्योंकि आपको जवाब क्या देना है, एक ही देना है। जैसे आपका जो प्रश्न आएगा, आपका जैसे यह आया ABCD, आप अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, आपको एक ही चीज क्या करना है, इसमें लिखना है। यानी कि 4 ऑप्शन आ गए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, एक प्रश्न आ सकता है आपका, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो ये कैसा, किस प्रकार का चिंतन होगा, अभिसारी चिंतन होगा। यानी कि आप एक ही पॉइंट पर आके जो है अटक जाएंगे और वहीं पर क्या करेंगे, सोचना शुरू करेंगे। तो इसका जो एंड होता है, ये क्या होता है, क्लोज एंड होता है। यानी कि आप एक बिंदु पर आकर क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। आप बहुत सारी चीजें इसमें क्या नहीं है, सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि क्या है, आपके पास इसमें जो समस्या समाधान के लिए है केवल एक ही बिंदु है, आपको उसी पर क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पूछा जाता है अभिसारी का मतलब हुआ कि एक बिंदु पर केंद्रित होकर क्या करना, चिंतन करना, एक ही बिंदु पर, तो उसको बोलेंगे। हाँ, क्वेश्चन कराएंगे अभी। ठीक, चलिए। अभिसारी चिंतन का मतलब है समस्या केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, तो उसको बोलेंगे आपका अभिसारी चिंतन। जैसे हमने कहा उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो आप कहोगे उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। बाकी आप कुछ भी नहीं सोच सकते इसमें। ठीक है, देहरादून है करके। तो इस प्रकार का जब चिंतन होता है तो उसको बोलते हैं आपका समाधान जो होता है केवल एक बिंदु पर रहता है इसका, इसलिए हम थिंकिंग भी क्या रहेगी, एक ही बिंदु पर होता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसका समाधान बंद अंत वाला होता है। किसमें, अभिसारी चिंतन में। इसका समाधान जो होता है बंद अंत वाला होता है, बंद अंत वाला होता है। ठीक है, इसका समाधान बंद अंत वाला होता है। किसमें, अभिसारी चिंतन में। दूसरा है इसमें अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। ठीक है, तो इसका जस्ट जो अभिसारी चिंतन पढ़ा था हमने, उसका जस्ट इसमें क्या होता है, आपका उल्टा होता है। यानी कि यहां पर क्या होगा, जब भी हम समस्या समाधान करेंगे तो इसमें क्या होता है, आप अपने कल्पना के द्वारा इसमें क्या हो सकता है, जो समाधान खोजेंगे उसको कई प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि उसके एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, आपके समाधान हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, समस्या के एक से अधिक क्या हो सकते हैं, समाधान हो सकते हैं। एक से अधिक समाधान हो सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो देहरादून है, देहरादून शहर का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप देहरादून शहर के बारे में अगर जब बताना शुरू करेंगे तो कई सारी चीजें आप बता सकते हैं। केवल एक बिंदु पर आप क्या नहीं हो सकते हैं, वहां पे आप निश्चित नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप इस पे सोचेंगे, इस पे आप क्या सोच सकते हैं, अपने कल्पना के द्वारा, अपने कल्पना के द्वारा एक से अधिक क्या कर सकते हैं, समाधान इसके दे सकते हैं। एक से अधिक समाधान क्या होंगे, एक से अधिक, एक से अधिक समाधान इसके हो सकते हैं। कि ये आपके कल्पना के ऊपर है या आपके चिंतन के ऊपर है कि आप उसमें क्या क्या आपका क्या देते हैं, समाधान दे सकते हैं। अब जैसे प्रश्न की बात होती है तो एक प्रश्न इसमें अक्सर पूछा जाता है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो अलग अलग एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहें तो आउट ऑफ द बॉक्स। चिंतन कौन सा है, चिंतन कौन सा है। ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स मतलब आप क्लोज्ड नहीं हैं, बंद नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अन्य समाधान इसमें से ढूंढ सकते हैं। तो इसको बोलेंगे आपका कौन सा, अपसारी चिंतन। ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखोगे तो ये किस पे होगा, आपका अपसारी चिंतन पे होगा।
अब इसमें जैसे आपका मैंने उसमें पूछा था आपसे कि देहरादून की राजधानी कहाँ है, तो आप कह रहे थे कि क्या है, दिल्ली है। अगर आपका मैं यही प्रश्न इसमें ये पूछ लूं आपसे, देहरादून की विशेषताएं बताइए, देहरादून की विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है। अब अगर मैं देहरादून की विशेषताओं के बारे में आपसे बताओ कहेंगे, तो आप अपने चिंतन के अनुसार कई सारे क्या खोज सकते हैं, इसमें आप समाधान दे सकते हैं कि देहरादून शहर ऐसा है, देहरादून शहर वैसा है, जो आप लिखना चाहें तो आप इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। तो जो आपका अभिसारी चिंतन होगा वो एक बिंदु पर केंद्रित होगा, यानी कि बंद अंत वाला होगा, उसमें एक ही आंसर होगा, समाधान क्या होगा आपका, एक होगा। लेकिन जब आप किसकी बात करेंगे, अपसारी चिंतन के बारे में बात करेंगे, तब आप कहेंगे कि ये इसमें क्या होगा, समाधान, कई सारे समाधान आपके हो सकते हैं। तो इन दोनों से बहुत बार प्रश्न आते हैं, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन करके। अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर, और अपसारी का मतलब आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग बिंदुओं पर इस पे क्या कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। ठीक। और जो मैंने कहा कि आप अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, उसको बोलते हैं आपका स्वप्निल चिंतन। सर ये कोचिंग सेंटर देहरादून में है, जीत आईएएस। नहीं, ये हल्द्वानी में है। चलिए अब बात करते हैं, और इसमें हमने उसमें कहा था कि इससे निकला जो समाधान होता है बंद अंत वाला होता है, तो इसमें आप लिखेंगे इसका समाधान जो है खुले अंत वाला होता है। कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें समाधान कैसा होगा, समाधान खुले अंत वाला, खुले अंत वाला होता है। ठीक है, इसका समाधान क्या होता है आपका, खुले अंत वाला होता है। इसके बाद बात करते हैं, कुछ और चिंतन होते हैं जो अन्य प्रकार इसके बताए गए हैं। वैसे तो ये दो ही प्रकार का होता है, अभिसारी और अपसारी। इसके अलावा कई और शब्दावलियां इसमें प्रयोग की जाती हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो करके। जैसे एक आपका शब्दावली प्रयोग की जाती है, आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, आलोचनात्मक जो चिंतन होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्या करता है, किसी भी, देखिए आलोचना क्या होती है, हम किसी के गुण दोषों की बात करते हैं, उसमें मेरिट और डिमेरिट, तो इसको बोलते हैं आपका आलोचनात्मक चिंतन। जब किसी के गुण दोषों के बारे में सोच कर क्या किया जाता है, या उसके गुण दोषों को स्वीकार किया जाता है, या उसके गुण दोषों को देखते हुए समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो उसको बोलते हैं आपका कौन सा चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, गुण दोषों को देखते हुए, गुण दोष को देखते हुए, देखते हुए चिंतन करना, तो इसको बोलते हैं आपका क्या, आलोचनात्मक चिंतन। इसके बाद एक और शब्दावली है इसमें जिसको बोलते हैं प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन आपका समझ में आ गया होगा, जब हम गुण दोषों को देखते हुए क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, समस्या समाधान करते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका आलोचनात्मक चिंतन। अगला है प्रत्यात्मक चिंतन। देखिए प्रत्यात्मक चिंतन को आपका अमूर्त चिंतन भी कहते हैं, अमूर्त, ये हाई लेवल का चिंतन है आपका। ठीक है, अमूर्त चिंतन। ठीक, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में क्या करना, आपका चिंतन करना। जैसे कोई चीज है, जैसे ये मैं इसमें पढ़ा रहा हूं इस बोर्ड में, तो इसके पीछे क्या है। ठीक, ये किस प्रकार का चिंतन है, अमूर्त प्रकार का चिंतन है, जो हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको बोलेंगे हम अमूर्त चिंतन, यानी कि जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है, इस प्रकार का चिंतन, जो वस्तु
या जो घटना, जो भी आप कहें, जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में चिंतन करना। तो उसको बोलते हैं आपका प्रत्यात्मक चिंतन। ठीक है। एक होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यक्ष। ठीक है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अब इसका जस्ट उल्टा होगा, जो क्या है आपका मूर्त है, यानी कि जो दिखाई दे रही है उसके बारे में चिंतन करना। जैसे इसमें लिख रहे हैं, पेन है जो आपको दिखाई दे रहा है, स्मार्ट बोर्ड है ये आपको दिखाई दे रहा है, तो कैसा चिंतन है आपका? प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे जो वस्तु दिखाई दे रही है, जो वस्तु दे रही है उसके बारे में चिंतन करना। ठीक है। जो वस्तु दिखाई दे रही है उसके बारे में चिंतन करना, तो उसको बोलेंगे आप प्रत्यक्षात्मक चिंतन। और प्रत्यात्मक चिंतन, जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में चिंतन करना, तो इसको अमूर्त चिंतन या मूर्त चिंतन भी आप कह सकते हैं। अमूर्त, जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, इसके पीछे क्या है, तो इस प्रकार का चिंतन अगर हम करेंगे तो इसको बोलते हैं आपका कौन सा चिंतन? अमूर्त चिंतन। और जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है उसके बारे में चिंतन करना, उसको बोलेंगे हम आपका मूर्त चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन भी इसको बोला जाता है। जाएगा प्रत्यात्मक चिंतन और उसके बाद आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जिसको हम अमूर्त चिंतन और इसको क्या बोल रहे हैं? मूर्त चिंतन। आपके शब्द अलग अलग हैं, बाकी चीजें यही हैं। आगे देखिए, इसमें आपका हम बात कर रहे थे आपका अमूर्त चिंतन के बारे में। इसके अलावा एक और चिंतन होता है इसमें जिसको बोला जाता है काल्पनिक चिंतन। काल्पनिक चिंतन। देखिए, जो काल्पनिक चिंतन होता है आपका, काल्पनिक चिंतन जो है, काल्पनिक चिंतन आप कह सकते हैं कि जो किसके आधार पर होता है? अनुभवों के आधार पर, जिसको हम क्या करते हैं, जिसका समस्या का क्या ढूंढते हैं? समाधान ढूंढते हैं। अनुभवों के आधार पर समस्या का समाधान, ठीक है, करते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका काल्पनिक चिंतन। ठीक। या पूर्व अनुभव भी इसको कह सकते हैं। अनुभव आपके पूर्व ही होते हैं, पूर्व अनुभव भी कह सकते हैं, या अनुभवों के आधार पर भी कह सकते हैं। पूर्व अनुभवों के आधार पर जब हम समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। हाँ, मेनली दो ही होते हैं, क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट भी नहीं कहेंगे आप, कहेंगे एक स्वप्निल कहेंगे, एक कहेंगे यथार्थवादी। ठीक। उसके भाग आप कई सारे भी उसमें लिख सकते हैं। मेनली आपका चिंतन दो ही प्रकार का होता है, एक यथार्थवादी, जैसे अमूर्त चिंतन है, ठीक है, मूर्त चिंतन है, ये सब रियलिज्म के अंदर ही आ जाएंगे आपके, जो आपका रियल हम क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं। एक स्वप्निल चिंतन है जिसको आप विचारात्मक चिंतन भी लिखा है कई बुकों में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चिंतन मेनली आप क्या लिखेंगे? दो ही प्रकार का लिखेंगे। ठीक है। तो काल्पनिक चिंतन, पूर्व अनुभवों के आधार पर जब हम समस्या का समाधान करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? आपका काल्पनिक चिंतन बोलते हैं। एक और टर्म इसमें प्रयोग किया जाता है जिसको आप तार्किक चिंतन भी कहते हैं। तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन। देखिए, तार्किक चिंतन को लॉजिकल चिंतन भी कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु के बारे में तर्क वितर्क कर करके क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है, ये सबसे सर्वोत्तम प्रकार का चिंतन होता है। अगर आपका प्रश्न आएगा सर्वोत्तम प्रकार का चिंतन कौन सा होता है, तो आप लिखेंगे आपका कौन सा चिंतन? तार्किक चिंतन। सर्वोत्तम प्रकार का, सर्वोत्तम प्रकार का चिंतन। ठीक है। सर्वोत्तम प्रकार का चिंतन होता है जिसको हम तार्किक चिंतन कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है? तर्क करके समस्या का समाधान किया जाता है।
देखिए, आप किसी चीज को बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अ, हम किसी भी बात को कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी बता दिया और उसके पीछे कोई क्या नहीं है, हमारा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक। तो इसको बोलते हैं आपका तार्किक चिंतन। तो ये शब्द आपके आ सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है सर्वोत्तम प्रकार का जो चिंतन होता है वो कौन सा चिंतन होता है करके। हमने सोचा, किसी समस्या का समाधान दिया, तो हमारे पीछे उसके पीछे लॉजिकल होना चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बना के जब आप आगे ले जाते हैं तो वो आपको बताना पड़ता है कि इसका क्या है, जो हमने क्या बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, ये प्रोजेक्ट कितना सही है कितना गलत है। तो उसके बारे में आपको तर्क वितर्क आना चाहिए, यानी कि आपकी इसकी उपयोगिता क्या है, ये क्यों बनाया आपने। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है उसको तार्किक चिंतन कहते हैं। या ऋचा पांडे कह रही हैं, आपने भी तो आउट ऑफ बॉक्स कन्वर्जेंट हुआ ना सर। आउट ऑफ बॉक्स कन्वर्जेंट कैसे हुआ? आउट ऑफ बॉक्स, बॉक्स से भी बाहर। यानी कि आप क्या करेंगे, बॉक्स से बाहर सोचेंगे, यानी कि आप क्लोज्ड नहीं हैं, आप उससे भी बाहर क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यानी कि हम डाइवर्जेंट सोच रहे हैं। ठीक है। जिसको हमने क्या कहा, आपका अपसारी चिंतन कहा। यानी कि हमारा जो समस्या समाधान होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, कई सारे उसके क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका जो चिंतन है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम बालकों में चिंतन का विकास कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। बालकों में चिंतन का विकास। ठीक है। तो बालकों में जब हम चिंतन का विकास करते हैं तो किस प्रकार से या उपाय करते हैं, तो कौन कौन से उपाय हम विकास के लिए कर सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले है कि जो बालक है उनको क्या दिया जाए, अभिव्यक्ति की आजादी दी जाए, यानी कि उनको क्या किया जाए, बोलने दिया जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनको दी जाए जिससे वो बोल सकें। अगर आप उनको बोलने नहीं देंगे, कई सारे शिक्षक ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि आप प्रश्न बाद में पूछिए या प्रश्न आप बीच में नहीं पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार का माहौल नहीं रहना चाहिए। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी तो बालक क्या करेगा, चिंतन करेगा, और चिंतन करके क्या करेगा, आपका सोचेगा भी, और सोच करके आपका प्रश्नों का उत्तर देगा, या आपसे कोई ना कोई क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। तो उसको बोलते हैं आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बालकों में चिंतन का विकास हम करेंगे तो सबसे पहले हमें उनको क्या देनी पड़ेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। दूसरा, हम बालकों में चिंतन का विकास कर सकते हैं कि बालकों के लिए क्या करना पड़ेगा, कि समझ के आधार पर सीखने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। समझ के आधार पर सीखने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। प्रेरित करना, कि बालकों से ये कहा जाए कि आप रटे नहीं किसी चीज को, उनको क्या किए, समझ के आधार पर आप क्या करें, सीखें। अगर वो समझ के आधार पर अगर सीखेंगे तो वो क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे भी। ठीक। तीसरा, जब भी वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उचित माहौल प्रदान करना पड़ेगा। उचित माहौल, या आप इसको पर्यावरण भी कह सकते हैं, वातावरण भी कह सकते हैं। ठीक है। उचित माहौल तैयार करना। अगर बच्चा क्लास में आ रहा है तो उसको ऐसा माहौल देना कि जिससे बच्चा क्या करे, सोचे, कुछ ऐसे प्रश्न हो, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाए, कुछ ऐसे कार्य प्रणाली हो
इस तरह का कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जिससे बच्चा अधिक से अधिक क्या करे, आपसे क्वेश्चन करे, सोचे। अगर वो सोचना लगेगा तो वो तब उसके बाद क्या करेगा, प्रश्न भी आपसे करेगा। तो उचित माहौल भी हम क्या करेंगे, उसके लिए तैयार करेंगे। चौथा, जब भी बच्चा पढ़ने के लिए आए, यानी कि बाल्यावस्था से ही, बाल्यावस्था से ही या प्रारंभ से ही लिख सकते हैं इसको, बाल्यावस्था से ही किसका, तर्क क्षमता या चिंतन क्षमता का विकास करना, चिंतन क्षमता का विकास करना। चिंतन क्षमता का विकास करना, तो ये भी हम उसमें कर सकते हैं कि शुरुआती दिनों से ही लर्निंग बाय डूइंग हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने कह दिया कि जब हम क्या करेंगे कि समझ के आधार पर सिखाएंगे तो लर्निंग बाय डूइंग आप कह सकते हैं, आओ करके सीखें भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आप उनको देना चाहते हैं, तो इस तरह का क्या है माहौल बनाएं कक्षा के अंदर, जिससे वो क्या कर सकें, सीख सकें। अलग अलग आपके तरीके हो सकते हैं, किसी भी मेथड द्वारा आप इनको ये कर सकते हैं, और ये शुरुआत से ही होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा जैसा सीखेगा वो आगे जाके भी वैसा ही क्या करेगा, सीखता जाएगा। तो उसके लिए बाल्यावस्था से ही या शुरुआती दिनों से ही इस प्रकार का क्या किया जाए, माहौल तैयार किया जाए, या इस प्रकार की चिंतन क्षमता का उसके अंदर क्या किया जाए, विकास किया जाए, जिससे वो सोचे, समझे और प्रश्न करे, और उन चीजों पे क्या करे, तर्क वितर्क करे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें शुरुआती दिनों से ही आपको उसको ये चीजें उस पे विकसित करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे को नई नई चीजें बताती रहनी चाहिए, नवीन तथ्यों की जानकारी देना, नवीन तथ्यों की जानकारी देना। देखिए, बच्चे को नई नई चीजें बताते रहने चाहिए। एक ही चीज अगर आप उसको बताते रहेंगे, एक ही मेथड से उसको पढ़ाते रहेंगे, तो बच्चा आपसे क्या करेगा, तो एक ही चीज जो पढ़ाते रहेंगे, नवीन तथ्यों की जो जानकारी हम उसको देंगे, तो बच्चा क्या करेगा, आपका चिंतन करता रहेगा। ठीक, नवीन तथ्यों की जानकारी हम उसको देंगे, बाल्यावस्था से ही चिंतन का विकास करेंगे और नवीन तथ्यों की उसको क्या देंगे, जानकारी देंगे। इसके अलावा जो साइंटिफिक मेथड है, अगर हम उस तरह से उसमें क्या करें, उसमें कॉन्सेप्ट का विकास करें, उसमें संप्रदायों का विकास करें, तो बालक क्या होगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा। कुछ अट्रैक्टिव चीजें हम उसको देंगे, जैसे हम रोज क्या पढ़ाते हैं, आपका ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, तो कभी कभार उसको हम किससे पढ़ा दें, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा दें, किसी दिन उसको ऑडियो वीडियो विजुअल ऐड दिखा दें। तो मतलब कुछ साइंटिफिक तरीका, कुछ वैज्ञानिक तरीके से अगर हम उसको पढ़ाएंगे, तो बच्चे में क्या होगा, चिंतन क्षमता का भी क्या होगा, विकास होगा। चलिए नेक्स्ट वन लिखिए, वैज्ञानिक तरीके से नए संप्रदायों का विकास करना। ठीक है, अलग अलग आपके तरीके हो सकते हैं, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नए नए संप्रदायों का उसमें क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ठीक, अब जो बालक है उसकी जो चिंतन क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है, कि किस बच्चे का चिंतन किस तरीके का होगा। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब में क्या होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो चिंतन क्षमता का स्तर, सोचने का तरीका, समझने का तरीका सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए हर बच्चे के जो तर्क वितर्क होंगे वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो बालक का चिंतन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके बारे में बात करते हैं। बालक की सोचने या चिंतन करने की जो क्षमता है, ठीक है, किन बातों पर निर्भर करती है, किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक, तो जो पहला है इसमें
कि किस किस बातों पर निर्भर करती है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पे जो बालक होगा उस वो क्या करेगा, तर्क के आधार पर चिंतन, तर्क के आधार पर चिंतन। ठीक है, अगर तर्क के आधार पर चिंतन कर रहा है बच्चा, तो इसका मतलब है कि बच्चा उस चीज को क्या कर चुका है, समझ चुका है, अच्छे से उसको क्या कर चुका है, पढ़ चुका है, समझ चुका है। इसलिए उसके क्या बता रहा है, उसकी कमियां भी बता रहा है, या कोई भी आंसर अगर आपका दे रहा है, चाहे वो कमी बता रहा हो चाहे वो अच्छाई बता रहा है, उसके पीछे उसका लॉजिक रहेगा कोई ना कोई, तो उसको सीख चुका है वो। ठीक है, तो दूसरा है आपका अनुभव के आधार पर चिंतन। इस पर भी निर्भर करती है, जैसा जिसका अनुभव रहा होगा वो वैसा ही क्या करेगा, चिंतन भी करेगा। अनुभव के आधार पर चिंतन, अनुभव के आधार पर चिंतन। देखिए, अनुभव के आधार पर कैसा चिंतन रहेगा बच्चे का, तो हर बच्चे का अनुभव अलग अलग है, हर व्यक्ति विशेष का अनुभव अलग अलग है, तो किस प्रकार का उसका चिंतन रहेगा, तो उसके बारे में जैसा उसका अनुभव रहा होगा पूर्व में, तो उसी प्रकार से वो क्या करेगा, आपका चिंतन भी करेगा। तीसरा होता है कि जो रुचि है उसके अनुसार, अगर उसका इंटरेस्ट का विषय चल रहा है तो उसमें चिंतन क्षमता उसकी क्या होगी, स्वाभाविक रूप से अच्छी होगी। अगर उसके इंटरेस्ट का विषय नहीं चल रहा है, या कोई टॉपिक है, कोई प्रकरण है, उसके रुचि के अनुसार नहीं है, तो वो उसका चिंतन स्तर भी उसमें उतना अच्छा नहीं है। तो रुचि एवं जिज्ञासा, रुचि एवं जिज्ञासा के आधार पर चिंतन। ठीक है, रुचि एवं जिज्ञासा के आधार पर चिंतन, यानी कि जिसकी रुचि एवं जिज्ञासा जैसी होगी, या आपके मनपसंद कोई टॉपिक चल रहा है, तो उसमें सोचने का और समझने का तरीका आपका क्या होगा, और प्रत्ययों से और कॉन्सेप्ट से क्या होगा, अच्छा होगा। तो रुचि एवं जिज्ञासा के आधार पर भी क्या होगा, आपका चिंतन अच्छा हो सकता है। जैसी आपकी रुचि होगी, जैसी आपकी जिज्ञासा होगी, उसके आधार पर भी आप क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है अनुकरण के आधार पर चिंतन। अनुकरण के आधार पर चिंतन। देखिए, अनुकरण के आधार पर चिंतन का मतलब है जिसको हम कॉपी करते हैं, तो हमारा सोचने का तरीका और हमारा समस्या समाधान का तरीका भी क्या हो जाता है, उसी तरीके का हो जाता है। हो सकता है वो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई आपका जो फेमस व्यक्तित्व है वो भी हो सकता है, जिसको आप क्या करते हैं, जिसका अनुकरण करते हैं, तो आपका समस्या समाधान का तरीका भी क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा, और आपका चिंतन का तरीका भी क्या होगा, उसी प्रकार का होगा। इसके अलावा हो सकता है आपका कल्पना, आप जैसी कल्पना करेंगे आपका चिंतन भी वैसा ही होगा। कल्पना के आधार पर चिंतन, कल्पना के आधार पर चिंतन। देखिए, हर व्यक्ति विशेष की कल्पना अलग अलग हो सकती है, जिसकी कल्पना जैसी होगी वो चिंतन भी क्या करेगा, उसी प्रकार करेगा। हम क्योंकि हम जैसा सोचते हैं तो वही तो हमारा क्या है, चिंतन है। तो हमारा जब हम कल्पनाशील होंगे तभी तो हम किसी के बारे में क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसी प्रकार चिंतन करेंगे। तो कल्पना के आधार पर भी चिंतन होता है, अनुकरण के आधार पर भी चिंतन होता है। तो अगर हम कॉपी कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष को, किसी व्यक्तित्व को, तो हमारा चिंतन भी क्या होगा, उसी प्रकार का होगा। नेक्स्ट है आपका संप्रत्यय या प्रत्यय, जो भी कहें, प्रत्ययों के आधार पर चिंतन। ठीक है, प्रत्ययों के आधार पर चिंतन। देखिए, जैसा आपका कॉन्सेप्ट रहा होगा आपका चिंतन भी क्या होगा, वैसा ही होगा, या आपने जैसा सीखा है या आपको जैसा सिखाया गया है। देखिए, हम कक्षा में रहते हैं, हम समाज में भी रहते हैं, हम दोस्तों के साथ भी रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में जैसा बता दिया जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, कि जो आप जैसे हिंदू फैमिली में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग मान्यताएं होती हैं।
तो हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है उसी प्रकार का क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अगर हम क्रिश्चियन फैमिली में रहेंगे तो वहां पर जो हमारा संप्रदाय है उसको अलग तरीके से क्या होगा, विकसित होगा। तो हमारा सोचने का तरीका भी क्या हो जाएगा, वैसा ही होगा। हम चिंतन भी क्या है, वैसा ही करेंगे। तो अलग अलग जो माइथोलॉजी है, अलग अलग जो साहित्य है, उसमें अलग अलग तरीके से सब चीजों का वर्णन किया जाता है। तो इसलिए क्या है, इसमें क्या मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। तो ये अंतर क्या मिलता है, हमारी जितनी भी चीजें हैं, हमारे चाहे समाज में है, चाहे हमारे विद्यालय में है, जहां भी आप देखेंगे उसी प्रकार से आपका क्या होगा, हमारा चिंतन भी प्रभावित होगा। तो इसको जैसा हमारे प्रत्यय होंगे, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट और हमारे जो भी हमने सीखा है कहीं पर भी, चाहे वो समाज में हो चाहे स्कूल में है, तो हमारे चिंतन करने का तरीका भी क्या होगा, उसी प्रकार का होगा। ठीक है, समझ में आएगा होगा। कल्पना के आधार पर चिंतन, अनुकरण के आधार पर चिंतन, इसके अलावा रुचि एवं जिज्ञासा के आधार पर चिंतन, अनुभव के आधार पर चिंतन, तर्क के आधार पर चिंतन। तो अलग अलग प्रकार का क्या हो सकता है, आपके जितने भी आपकी जो क्षमता है बालक की चिंतन करने की, तो इतने प्रकार, इतनी चीजों पे क्या करती है, डिपेंड करती है। इतने चीजें उसको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जैसे वो तर्क अच्छा करता है तो लॉजिक अच्छा लगाता है, तो उसकी चिंतन क्षमता उतनी ही अच्छी होगी, बेहतर होगी, क्योंकि उसकी समझ विकसित हो गई है, उसने उस चीज को अच्छे से सीख लिया है। अगर वो कोई भी चिंतन कर रहा है, कोई बात कह रहा है, तो बात कहने का मतलब यह है कि उसने क्या किया है, चिंतन उसके बारे में पूरा सीख लिया है, इसलिए वो इस तरह की बातें आपका कह रहा है। लॉजिकल चीजें होनी चाहिए। अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। दूसरा है अनुभव के आधार पर चिंतन, यानी कि हम जैसा हमारा अनुभव रहा होगा उसी प्रकार हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। पूर्व अनुभव, अनुभव पूर्व ही होते हैं, तो अनुभव के आधार पर हम क्या करेंगे, ऐसा चिंतन करेंगे। अगला है रुचि और जिज्ञासा, जैसा हमारा इंटरेस्ट रहेगा। अगर किसी विशेष विषय में हमारा जो है अच्छा इंटरेस्ट है, किसी टॉपिक पे, किसी प्रकरण पे हमारा क्या है, अच्छा इंटरेस्ट है, हम उस पर रुचि लेते हैं, हमारी जिज्ञासा है उसमें, तो हमारा चिंतन भी क्या होगा, उससे प्रभावित होगा। हमारी चिंतन करने की क्षमता, हम सोचेंगे उसमें। ठीक है, कई बार एक चीज कही जाती है, जैसे कि जो इंग्लिश पढ़ते हैं और जो हिंदी पढ़ते हैं, तो उसमें जब सोचने की बात आती है, थिंकिंग की बात आती है, तो हम अक्सर हिंदी में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम हिंदी में क्या कर सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं, और इंग्लिश की अपेक्षा। भले ही हम बोल सकते हैं, लेकिन हम सोचते तो क्या है, हिंदी में ही है। ठीक, तो वह इसलिए है क्योंकि हमको जो हमारा इंटरेस्ट है वो किस में रहता है, हिंदी में ही रहता है। मैक्सिमम हिंदी का प्रयोग करते हैं। अगर हम पठन पाठन के लिए, हो सकता है दूसरी चीजों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंग्लिश का। ये ऐसी, जब आप साउथ इंडिया में जाएंगे, उनका हो सकता है हिंदी के प्रति इतना अच्छा उनका क्या नहीं रहता है, उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो उनका क्या रहेगा, इंग्लिश बेहतर रहती है हमसे। प्रत्ययी चिंतन, हाँ कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें है अनुकरण के आधार पर चिंतन। अगर हम किसी को क्या कर रहे हैं, कॉपी करते हैं, तो हमारा चिंतन शैली भी क्या होगी, उसी के अनुसार आपकी डेवलप होगी। और इसके बाद है कल्पना के आधार पर चिंतन। तो जब हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते जैसा है, तो हम चिंतन भी क्या करेंगे, वैसा ही करेंगे। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, तो इसलिए वो चिंतन भी उसी प्रकार से करते हैं। इसके बाद प्रत्ययों के आधार पर चिंतन, तो जैसा हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट विकसित होगा। हाँ, अमूर्त कह सकते हैं। एक तरीके से ये है कि हमारा जो पैटर्न है वो पहले से बन चुका है हमारे दिमाग में। हमारा चिंतन शैली भी क्या हो जाती है, उसी प्रकार से हो सकती है कि हम जैसे माहौल में रहेंगे, जहां हम रहेंगे, जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा आसपास का, जो हमने सीखा है पहले, तो उसी के आधार पर हम क्या कर लेंगे, चिंतन करना शुरू कर देंगे। तो ये चीजें हैं जिस पर हमारा चिंतन क्या करता है, निर्भर करता है कि एक बालक का चिंतन किस प्रकार का होगा करके। ठीक है, तो ये आपका था, आपका चिंतन का टॉपिक। ठीक, कि चिंतन किसे कहते हैं। एक प्रश्न इसमें आता है और हर साल आता है, और इस बार भी इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पहले भी बता दिया है आपका, अभिसारी और अपसारी चिंतन। इससे प्रश्न आपका अक्सर इसमें पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें अभिसारी या अपसारी दोनों में से प्रश्न पूछा जाएगा। और अभी आपके इसमें ऋचा पांडे जी कह रही हैं, सर एक क्वेश्चन दिखा दीजिए इससे जो आएंगे पेपर में। देखिए, क्वेश्चन तो अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपके लिए जो है पेपर सेट करूंगा, तो उसी के अंदर मैं आपके लिए क्या बनाऊंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए।
आपके हो सकता है कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, आपसे आपसे पूछा जाए इसमें किस प्रकार का चिंतन किया जा रहा है करके, तो मैंने कई प्रकार की शब्दावली आपको बता दी है। और दूसरा मैंने कहा कि आयोग का पैटर्न जो है उसमें एक चीज नहीं पूछने वाला है, उसमें कई सारी आपसे चीजें वो पूछ रहा है। तो इसी प्रकार से आपसे जितने भी इसमें आपके शब्दावलियां बताई गई हैं, तो आप इनको याद रखिएगा कि कन्वर्जेंट चिंतन कैसा होता है, अपसारी चिंतन कैसा होता है। अब वो समय गया तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रकार का चिंतन होता है करके। ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। अगर आप पैटर्न देखेंगे आयोग का, तो उसमें प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं, उसमें जितने भी प्रकार के चिंतन हैं वो सब क्या लिख देगा आपको, जितनी भी शब्दावलियां उसमें चलती हैं, मूर्त अमूर्त सब प्रकार के आपके नाम दे देगा और उसके आगे दे देगा ये किस प्रकार का चिंतन है आपका करके। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, नहीं तो ये जो क्लास है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।